राधिका का सेकंड हैंड ब्रूड, उसकी स्कूटी, सुबह की हल्की ठंडी हवा चीरते हुए शहर के बाहरी इलाके की पक्की सड़क पर चल रही थी। स्कूटी की सीट पर उसकी मां शांति देवी शरीर में छोटी छोटी बेचैनी के बावजूद अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर बैठी थी। दोनों की मंजिल साधारण बार हिसाब की खरीदारी थी, घर के लिए दाल, दही, तेल, चप्पलें। पर उस दिन हवा कुछ अलग तरह की बेचैनी ली थी। राधिका के भीतर भी कुछ भारीपन था। उसने अपने साढ़े ओवरकोट वाली सेना की वर्दी छोड़कर साधारण कपड़े पहने थे ताकि वह पहचान न जाए। पर वह जानती थी कि पहचान से ज्यादा जरूरियत इस बात की थी कि उसकी मां को किसी तरह का अपमान झेलना न पड़े। सड़क के किनारे पुलिस बैरियर था, जीप खड़ी, निरीक्षक विक्रम राठौर बोनट पर बैठा हुआ, मूंछों पर ताव, ऊंचे कद का आदमी जिसने शहर में अपने खड़े दखल से नाम कमाया था। दो हवलदार सुरेश और रमेश लोगों को रोककर लाठी दिखा रहे थे और चालान के बहाने जबरदस्ती वसूली कर रहे थे। बैरियर से थोड़ी ही दूरी पर राधिका ने स्कूटी धीमी की। शांत ठंडी आवाज में उसने कहा, साहब, हमें कुछ ही सामान लेना है, पुराने कागज सब साथ हैं। विक्रम ने एक नजर में कागजों को नहीं देखा, बस उसकी टोपी को झुकाकर कहा, कागज निकाल। उसके स्वर में पहले से किसी तरह का मजाक और गुरूर था। सुरेश ने तंज कसा, यह लड़की बड़ी शर्माती नजर आ रही है, कोई नाटक हो सकता है। रमेश ने हंसते हुए जोड़ा, बुढ़िया के साथ घूमकर दिल लुभाने का ड्रामा। शांति देवी का बुढ़िया कहा जाना जैसे धक्के के रूप में राधिका के भीतर उतर गया। एक छोटी सी तेज सी आग जिसने उसके भीतर से कुछ चीर दिया। उसने संयम के साथ कहा, ये मेरी मां है, हमारा चालान काट दें, पर गालियां देना ठीक नहीं। कागज यहां हैं। उसने कागज निकाल कर दिया, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन का कागज। पर जैसे ही विक्रम ने कागज उठाए, उसने उन्हें हवा में उछाल दिया और गूंजते स्वर में बोला, नकली दिखा रहा है, चल हट। राधिका का धैर्य टूटने वाला था। उसने कहा, ठीक है, चालान काट दीजिए। उसकी आवाज में ठंडक थी, पर उसके शब्दों में अपमान का उत्तर देने की तीव्र इच्छा थी। वही पल था जब विक्रम का रूप बदल गया। उसकी नाराजगी जैसे चिंगारी बनकर फट पड़ी। वह आगे बढ़ा और एक जबरदस्त थप्पड़ ने राधिका के चेहरे को चकमा दे दिया। थप्पड़ गूंज उठा। शांति देवी चीखी, क्यों मारा? पर विक्रम ने धकेलते हुए कहा, चुप, और ज्यादा बोलोगी तो तुझे भी थप्पड़ लगेगा। उस थप्पड़ का असर सिर्फ राधिका के चेहरे पर निशान ही नहीं छोड़ गया था, वह उस गरिमामयी सख्त सीना वाली फौजी की आत्मा पर चोट था जिसने देश की सेवा करते हुए कई तबाहियों का सामना किया था। राधिका ने आंसू रोकने की कोशिश की, पर अपमान का जख्म भीतर कहीं गहरे जला रहा था। फिर भी उसने अपना हाथ नहीं उठाया। वह जानती थी कि हाथ उठाने से मामला और बिगड़ेगा। दो हवलदार और एक शराबी दरोगा, ये सब उससे और उसकी मां को जोर जबरदस्ती जीप में अंदर ठूंसने लगे। भीड़ जमा हुई, कोई कुछ कहता नहीं, केवल कुछ ने मोबाइल निकाला और रिकॉर्ड कर लिया। उस रिकॉर्ड का जिक्र आगे चलकर पूरी कहानी बदलने वाला था। जीप थाने पहुंची। हवालात की बदबू, धुंधला हुआ प्रकाश और नुमाइशी दरवाजों के पीछे की स्याहियां, सब कुछ एक कुटिल रूप में प्रतीत हुआ। राधिका और शांति देवी को एक सुनसान, बदबूदार कोठरी में बंद कर दिया गया। रात लंबी और थकी हुई थी। शांति देवी अस्थमा से पीड़ित थी, दम घुट रहा था। राधिका ने निरंतर दफा दफा दरवाजा पीटा, चिल्लाया, डॉक्टर बुलाइए, पर आवाजें थाने के अंदर के शोर में दब गईं। कोई मदद नहीं आई। राधिका ने अपनी मां को अपने घुटनों में लिटाया और आंसुओं को भीतर दबाए रखा। वह सेना की कठोरता में पली बड़ी थी। अब वही कठोरता उसे हिम्मत दे रही थी कि वह शांत रहे और स्थिति का सामना कर सके। पर दुनिया बदलने वाली थी। उस भीड़ में जो किसी ने रिकॉर्ड किया था, उसने वीडियो ऑनलाइन साझा कर दिया। स्मार्टफोन की स्क्रीनें, व्हाट्सएप ग्रुप्स, ट्विटर, फेसबुक, वीडियो आग की तरह फैल गया। कुछ ही घंटों में यह क्लिप न केवल शहर में बल्कि राज्य की राजधानी तक पहुंची। मीडिया ने उसे उठा लिया। सवाल उठे, क्या यह सिर्फ एक घर की धमक खराबी थी या सिस्टम की आत्मा में कुछ गड़बड़ था? डीएम अंजलि सिंह, जो उसी जिले की मुखिया थी और राधिका की बड़ी बहन, उस सुबह अपने कार्यालय में मीटिंग कर रही थी जब उनके पीए ने उनके हंसते हंसते फोन पर वीडियो पहुंचाया। स्क्रीन पर राधिका का थप्पड़, शांति देवी का गिरा हुआ चेहरा। अंजलि का दिल धड़क उठा। उसका चेहरा बदला। वह डीएम थी, उसे संवेदनशीलता और निर्विकारिता में संतुलन रखना आता था।
पर उस पल बेटी की आग और बहन की लाचार स्थिति ने उसमें तूफान भर दिया। उसने मीटिंग तुरंत खत्म कर दी और जिले की हर एंगल की त्वरित जानकारी मांगी। किस थाने ने यह कार्रवाई की? क्या कोई अधिकारी पहले से तैनात था जो इस तरह की हरकतों को बढ़ावा देता रहा? उस रात का हवालात दृश्य जब अंजलि अस्पताल पहुंची, तब तक शांति देवी आधी बेहोशी में थी और राधिका बस रो रही थी। अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया कि शांति देवी को सजीव अस्थमा अटैक आया था, मानसिक आघात और सांस लेने में रुकावट, और उनकी उम्र इस स्थिति को और नाजुक बना रही थी। मीडिया और अफसरों का आक्रमण शुरू हो गया। एसपी, एएसपी और डीआईजी शाम तक अस्पताल में पहुंचे, माफी मांगते हुए। विक्रम राठौर का चेहरा जैसे ही उसकी त्वचा पे झिलमिला रहा था, उसकी आत्मा घबरा गई। उसे बताकर जो हुआ, उसके परिणाम भयावह बन सकते थे। ईएसपी का फोन उसके कानों में गूंज उठा। तुमने डीएम की फैमिली को हिरासत में रखा, अभी उन्हें बाहर निकालो वरना तुम जवाबदेह होंगे। विक्रम का चेहरा भूखा पड़ा रहा। वह जानता था कि उसकी गलती की भरपाई मुश्किल होगी। अंजलि ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उसने खुलकर कहा कि यह सिर्फ हमारे परिवार की घटना नहीं है, यह उस सिस्टम का आईना है जो आम आदमी के साथ यही सलूक करता है। उसने कहा कि थाने के हर कर्मचारी को मानवता की ट्रेनिंग दी जाएगी, हर थाने की शिकायतों का पब्लिक रिकॉर्ड होगा और जहां भी मानवाधिकार उल्लंघन हुआ है, कड़ी कार्रवाई होगी। उसके शब्दों में आक्रोश था, पर किस्मत उसे सही साबित करने वाली थी। लोग सड़कों पर उतर आए, सोशल मीडिया पर समर्थन के हैशटैग ट्रेंड करने लगे, पर जैसे ही उसकी त्वचा पे झिलमिला रहा था, उसकी आत्मा घबरा गई। उसे बताकर जो हुआ, उसके परिणाम भयावह बन सकते थे। ईएसपी का फोन उसके कानों में गूंज उठा। तुमने डीएम की फैमिली को हिरासत में रखा, अभी उन्हें बाहर निकालो वरना तुम जवाबदेह होंगे। विक्रम का चेहरा भूखा पड़ा रहा। वह जानता था कि उसकी गलती की भरपाई मुश्किल होगी। अंजलि ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उसने खुलकर कहा कि यह सिर्फ हमारे परिवार की घटना नहीं है, यह उस सिस्टम का आईना है जो आम आदमी के साथ यही सलूक करता है। उसने कहा कि थाने के हर कर्मचारी को मानवता की ट्रेनिंग दी जाएगी, हर थाने की शिकायतों का पब्लिक रिकॉर्ड होगा और जहां भी मानवाधिकार उल्लंघन हुआ है, कड़ी कार्रवाई होगी। उसके शब्दों में आक्रोश था, पर किस्मत उसे सही साबित करने वाली थी। लोग सड़कों पर उतर आए, सोशल मीडिया पर समर्थन के हैशटैग ट्रेंड करने लगे, पर जैसे ही सच्चाई उजागर होती है, विरोधी और अपना अपना खेल आरंभ हो जाता है। सत्ता के कुछ हिस्से में बैठे लोग, जिन्हें यह बदलाव पसंद नहीं आया, उनके प्रभाव की आड़ में अंजलि के खिलाफ साजिशें बनने लगीं। कहा गया कि वह बाबूशाही के नियमों का उल्लंघन कर रही है, कहा गया कि वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रही है, और फिर आदेश आया, अंजलि के ट्रांसफर की अफवाहें फैलने लगीं। पर यह लड़ाई खत्म नहीं हुई। अंजलि के निर्देश पर जिले के सभी थानों के पिछले 6 महीनों की शिकायतों का आकलन हुआ। उसकी रातें नींद से बेपरवाह होकर कंप्यूटर स्क्रीन और फाइलों में खो गईं। उसने पाया कि कई थाने किसी न किसी तरह की जबरदस्तियों में लिप्त रहे। झूठी एफआईआर, वसूली, थाने में घंटे बैठाने की दृश्य हिंसा। उसने 12 ऐसे थाने चिन्हित किए जिनमें शिकायतों की संख्या अत्यधिक थी। अगले दिन उसने सभी थाना इंचार्जों की आपात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बुलाई और सख्ती के साथ नई नीतियां लागू की। 15 दिन के अंतराल पर जन सुनवाई, थानों का लाइव सीसीटीवी डायरेक्ट लिंक डीएमएसपी ऑफिस से, और जहां किसी शख्स को बिना वजह 1 घंटे से ज्यादा रोका गया, उसका तत्काल कार्रवाई प्रावधान। यह प्रशासनिक क्रांति का नवनिर्माण था। लेकिन जैसे जैसे अंजलि परिवर्तन की राह बढ़ा रही थी, विरोध के गुह्य स्तर भी गहरे होते जा रहे थे। राजनीति ने बीच में सिर उठाया। एक दबंग विधायक बलवंत राय और कई प्रभावशाली नेता, जिनके ऊपर कुछ असल आरोप मढ़े गए थे, उन्होंने इसे सार्वजनिक रूप से नाटक कहा। यह सब साजिश है, उन्होंने पत्रकारों से कहा। यह सिर्फ दिखावा है ताकि डीएम की छवि चमके। पर शहर की नब्ज बदल चुकी थी। लोगों ने महसूस किया कि उनके साथ भी ऐसी ही घटनाएं हो सकती थीं, और अगर डीएम ने अपने परिवार के साथ यह सब सहकर आवाज उठाई, तो क्यों न वे भी खड़े हों। इधर पुलिस महकमे में कुछ लोगों ने जल्दी जल्दी कार्यवाही कर दी। इंस्पेक्टर विक्रम राठौर, 2 हवलदारों और शराबी दरोगा को निलंबित कर दिया गया। पर यह सिर्फ निलंबन ही काफी नहीं था, समाज सुधरने की तमन्ना थी। अंजलि ने तुरंत उच्च न्यायिक और मानवाधिकार आयोगों तक नोटिस भिजवाया।
उसने कहा कि इसे सिर्फ प्रशासनिक सजा माना जाना चाहिए, जबकि सिस्टमिक जांच की जरूरत है। क्या थानों में भ्रष्ट प्रवृत्तियां हैं? क्या वसूली यहां सामान्य हो चुकी है? क्या नागरिकों को सुरक्षित रखना पुलिस का मूल उद्देश्य नहीं रह गया? लोगों के भरोसे ने शक्ति ली। शहर में प्रतिदिन धरने लगे। स्कूल, कॉलेज, व्यापारी संघ, सिविल सोसाइटी, सबने मिलकर कहा, ट्रांसफर नहीं, सम्मान दो। एक सप्ताह में मामला राष्ट्रीय मीडिया का विषय बन गया। मानवाधिकार आयोग, राज्य सरकार और कई स्वतंत्र जांच समितियां आंदोलन में शामिल हुईं। अंजलि ने शांत, संयत और परिपक्व तरीके से आगे बढ़ना चुना। वह जानती थी कि भावनाओं के उथल-पुथल में कोई निर्णायक जीत नहीं होती। जीत के लिए ढांचे और साक्ष्यों को मजबूत करना जरूरी था। उसने मीडिया को सभी दस्तावेज और वीडियो दिए और कहा कि वह चाहती है कि निष्पक्ष जांच हो। जांच ने कई तहें खोली। कई थानों से पुराने रिकॉर्ड निकले, अवैध वसूली के अंदाजे, झूठी एफआईआर के पैटर्न और कुछ केसों में तो गायब हुए सबूत भी मिले। हाई लेवल मुलाकातों में कई अफसर झिझकने लगे। कुछ राजनीति में रचे जाने वाले षड्यंत्रों का भी पर्दाफाश हुआ। कुछ नेताओं ने थाने के साथ मिलीभगत कर सवालों को दबाया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन नागरिकों की आवाज ने काम किया जिन्होंने सुना नहीं, आखिर सुनना पड़ा। शांति देवी की तबीयत धीरे धीरे सुधरी। आईसीयू से बाहर आने के बाद वह घर पर आराम कर रही थी। उनकी आंखों में अभी भी कुछ डर था, पर उनके चेहरे पर गर्व की लौ भी जग उठी थी। मैं खड़ी हुई थी। राधिका का दिमाग ठंडा हो चुका था। उसने फिर कभी अपमान सहन नहीं करना चाहा। उसका मन सरकारी मशीनरी को बदलने की ठान चुका था। उसने फौजी अनुशासन और नागरिकता के बीच का नया संतुलन पाया। अब वह न सिर्फ देश की रक्षा के लिए बल्कि अपने समाज के लिए भी लड़ेगी। पर हर जीत के साथ चुनौती भी बढ़ती है। अंजलि पर दबाव और भी तीखा हुआ। ट्रांसफर का शासन आदेश आया। राज्य सरकार ने आधिकारिक आदेश भेजा कि उनका ट्रांसफर तत्काल प्रभाव से किया जा रहा है। अंजलि ने इसे सुना और बाहर आकर अपने लोगों से कहा, अगर मेरा ट्रांसफर मेरे कारण सिस्टम बदलने में मदद करेगा तो मैं 10 बार भी ट्रांसफर झेलेंगी, पर मैं अपनी मां और उस हर नागरिक की आवाज नहीं छोड़ने वाली। शहर में हुंकार मची। लोग यह स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि दबाव से काम हो जाएगा। उन्होंने अधिकारों की लड़ाई को नैतिक समर्थन दिया। कोर्ट तक मामला पहुंचा और जन समर्थन से एक असाधारण समरसता दिखाई दी। जांच आयोग ने कई अधिकारियों के खिलाफ सबूत जमा किए और कुछ को बर्खास्त कर दिया गया। सरकारी नियमों में सुधार के सुझाव सुझाए गए। थानों में नागरिक संवाद पैनल लगाए जाने, पुलिस के आचरण के लिए कड़े कोड, ऑन ऑफ कंडक्ट और नियमित निरीक्षण के प्रावधान। डीएम कार्यालय ने भी कई प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाया। हर शिकायत का ऑनलाइन रिकॉर्ड, वीडियो टाइम स्टैम्प और रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल। जिस शहर ने पहले पुलिस के दमन को सामान्य माना था, अब धीरे धीरे वहां के नागरिकों का विश्वास लौटने लगा। बलवंत राय जैसे नेताओं की नाकामयाबी का न सिर्फ राजनीतिक नुकसान हुआ, बल्कि उनके ऊपर चल रहे अन्य मामले भी सार्वजनिक हुए। कुछ अफसरों ने आरोप प्रत्यारोप का खेल खेला, पर तर्क और सबूत भारी पड़े। मीडिया ने लगातार फॉलोअप किया। अंजलि की छवि लोकनायक की बन चुकी थी, पर उन्होंने कभी अपने पद की मशहूरी की परवाह नहीं की। उसने अपने पिता से सीखी सादगी और मां से मिली सहनशीलता को अपनाया और कार्य को सिर्फ काम समझकर आगे बढ़ाया। समय के साथ शांति देवी की सेहत स्थिर हुई। घर लौटने पर दोनों बहनें मिलकर उनके ध्यान रखने लगी। वह परिवार के रूप में टूटने के कगार से उबरकर और भी मजबूत बन चुका था। राधिका ने अपनी नौकरी पर लौटने की योजना बनाई, पर पहले उसने अपनी मां और शहर के लोगों के लिए कुछ नई पहलें की। महिलाओं के लिए स्वरक्षा प्रशिक्षण, थाने जा रही महिलाओं के लिए हेल्पलाइन और जिला स्तर पर फीडबैक सिस्टम। उसने कहा, मुझे फौजी बनकर देश की सेवा करनी थी, पर अपने ही शहर के नागरिकों की सुरक्षा भी मेरी जिम्मेदारी है। कई महीने गुजर गए। प्रशासनिक सुधारों के चलते थाने के आचरण में बदलाव दिखने लगे। जन सुनवाइयों में लोगों की संख्या बढ़ने लगी। कई नागरिक जो पहले प्रभावों से डरकर मुख नहीं खोलते थे, अब खुलकर अपने अनुभव साझा करने लगे। यह परिवर्तन रातों रात नहीं आया, पर उसके असर दीर्घकालिक रहे। कई थानों में वसूली और दमन के प्रमाण कम हुए और पुलिस का आचरण धीरे धीरे सामान्य नागरिकता की सुनवाई के करीब आया। पर परिवर्तन की प्रक्रिया में सब शांत नहीं थे। कुछ पुराने प्रभावों वाले लोग अपनी शक्ति बचाने के लिए जटिल साजिशें रचने लगे।
अंजलि को बार बार गुमनाम धमकियां मिलती रहीं। कुछ को बेकार समझकर उसने ध्यान नहीं दिया, पर कुछ संकेतों ने उसे सतर्क रखा। उसने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई और कोर्ट में अपने पर विश्वास कायम रखते हुए काम जारी रखा। उसने कहा, अगर डर के कारण हम चुप रहे तो लोकतंत्र मर जाएगा। हमें आवाज उठानी है। समय बीतता गया और धीरे धीरे नई पीढ़ी के अफसर भी आईटी दक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह बनकर उभरे। नई नीतियों ने थाने के तंत्र को बदलने में मदद की। छोटे छोटे प्रशिक्षण, मानवाधिकारों के सत्र और जनता के साथ समन्वय के नए उपाय, कई छोटे मोटे सुधारों का बड़ा असर पड़ा। अंजलि ने यह भी सुनिश्चित किया कि जो अधिकारी नकारात्मक व्यवहार में लिप्त पाए गए हैं, उन्हें सिर्फ सस्पेंड ही नहीं बल्कि उनके खिलाफ प्रमाणिक कानूनी कार्रवाई भी हो। इससे सिस्टम में डर की भावना कम हुई और जिम्मेदारी की भावना बढ़ी। 1 साल बाद उस रोज की घटना का असर केवल इस जिले तक सीमित नहीं रहा था। अब दूसरे जिले भी अपने थानों की जांच शुरू करने लगे। एक छोटी सी घटना जो पहले केवल 2 लोगों की जिंदगी पर असर डालती, अब पूरे राज्य की नीति में बदलाव का कारण बन चुकी थी। राधिका और अंजलि ने मिलकर एक छोटी सी एनजीओ भी बनाई, इंसाफ की गूंज, जिसका उद्देश्य था पुलिस जनता संवाद को मजबूत करना और थाने में नागरिकों के अधिकारों की सीख देना। वे घर घर जाकर लोगों को समझाती कि उनके अधिकार क्या हैं और अगर कोई मुश्किल आए तो किस तरह से कानूनी मदद ली जा सकती है। उनके पास कई तरह के केस आते जिन्हें वे पारदर्शिता पूर्वक और निष्पक्षता के साथ उठाती। कहानी का सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि लोगों ने समझा, केवल एक घटना से आवाज उठाना कभी कभी बड़ी चिंगारी बन सकती है। अगर वहां कोई एक युवा न होता जिसने रिकॉर्ड किया होता, या कोई अनजान व्यक्ति जिसने वीडियो साझा नहीं किया होता, तो यह मामला दब सा जाता और संभवतः वही गुंडागर्दी जारी रहती। इसलिए समुदाय की सक्रियता और तकनीक का सही उपयोग इस लड़ाई का अहम हिस्सा बन गया। लोगों ने देखा कि स्मार्टफोन और सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन के साधन नहीं, बल्कि सामाजिक जवाबदेही के उपकरण भी हैं। कई सालों बाद जब राधिका अपने छोटे से बेटे को किताबें पढ़ाती, तो वह अक्सर युद्धों की बातें नहीं करती। वह उसे बताती कि असली बहादुरी तब होती है जब आप अपने सम्मान के लिए शांत और समझदारी से खड़े हों, और तब भी जब आप दूसरों के लिए आवाज उठाते हैं। अंजलि, जो अब कई पोस्टों पर आ चुकी थीं, परंतु पद का भूषण किसी समय शायद मिला, ने अपने जीवन को नई मिसालों से भरा रखा। उन्होंने प्रशासन में कई नई नीतियां बनाई, कई मिसालें कायम की और एक ऐसी विरासत छोड़ी जिस पर शहर को गर्व था। उस घटना से जो जख्म आए थे, वे भले ही कभी पूरी तरह से मिटे न हों, पर उनका असर न केवल उस छोटी सी परिवार की जिंदगी में रहा, बल्कि पूरे समाज की सोच बदल गई। पुलिस का व्यवहार बदलना, थाने से जुड़ी शिकायतों का पारदर्शी होना और नागरिक अधिकारों की समझ, ये सब उस एक सुबह के थप्पड़ और एक दर्ज किए गए वीडियो की वजह से संभव हुए थे। कहानी का अंत किसी बड़े गीत की तरह नहीं था, वह जीवन की तरह धीमा, व्यवस्थित और आशाजनक था। कुछ लोग कहेंगे कि यह छोटी सी जीत है, पर जीत वही है जो समाज में स्थायी सुधार लाए। अंजलि और राधिका की लड़ाई ने दर्शाया कि अगर हिम्मत, स्पष्ट सोच और समुदाय का साथ मिल जाए तो बदलना संभव है। मेन हो, राधिका कभी भी अपनी स्कूटी की सवारी नहीं छोड़ी, पर अब जब वह स्कूटी पर बैठती तो उसके साथ उसके अनुभवों की पाटा भी थी, सजा, सुधार और जवाबदेही की गूंज। वह जानती थी कि सच्ची चूक उन लोगों से होती है जो चुप रहते हैं, और इसीलिए उसने और उसकी बहन ने हमेशा कहा, यदि तुम कोई अन्याय देखते हो तो चुप मत रहो, हमारी आवाजें मिलकर ही न्याय बनेंगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसी ही सच्ची व प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।